उन 10 पॉइंट्स के बेसिस पे कोई भी जो एक रीसेल प्रॉपर्टी नवी मुंबई में लेना चाहता है उसे प्रॉपर एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे रीसेल प्रॉपर्टी को खरीदना है और कहाँ-कहाँ पर उसे प्रॉब्लम आ सकती है, क्या-क्या चीज़ों को उसे टेक केयर करना है। तो एक प्रॉपर रोड मैप उसका रेडी हो जाएगा अगर वो रीसेल की ट्रांज़ैक्शन के लिए जा रहा है तो। सिर्फ़ पोज़ेशन लेटर से या फिर एक सिंपल डॉक्यूमेंट से कभी भी सेलर का वेरिफ़िकेशन नहीं होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आप जिसकी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं वो है कौन? यानी वो एक इंडिविजुअल है या वो एक कंपनी है या वो एनआरआई क्लाइंट है। क्योंकि आपकी आगे की जो स्ट्रैटेजी होगी इंडिविजुअल पे होगी, क्योंकि इंडिविजुअल की ट्रांजैक्शन अलग तरह से होगी, कंपनी की ट्रांजैक्शन अलग तरह से होगी, एनआरआई की ट्रांजैक्शन अलग तरह से होगी। पावर ऑफ अटर्नी दो तरह की होती है, यानी एक हमारे यहाँ सब रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटर्नी होती है। अगर वो एनआरआई है यानी किसी दूसरे कंट्री में है तो उसके लिए पावर ऑफ अटर्नी एम्बेसी से रजिस्टर्ड होता है। नमस्कार, मैं हूं घनश्याम मोदी और आपका सबका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पर। पिछले एपिसोड्स में हमने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की थी। मुंबई 3.0, पुष्पक नगर और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यदि आपने पॉडकास्ट नहीं देखे तो ज़रूर देखिए। रियल एस्टेट को समझने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए फिर आज एक बार हम नए इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, रीसेल प्रॉपर्टी परचेस। क्योंकि रीसेल प्रॉपर्टी लेना जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल नहीं है, क्योंकि केयरफुली डॉक्यूमेंटेशन, लीगल वेरिफिकेशन, टाइटल क्लियर एक्सेट्रा ऐसी बहुत सारी प्रोसेस रहती है। और आज इस टॉपिक में हम पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में डिस्कस करेंगे और हमारे साथ मौजूद है मिस्टर संदीप पाल। वेलकम संदीप जी, पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू घनश्याम जी, एक बार वापस से हमें इस टॉपिक पे बात करने का मौका मिला। ये जो टॉपिक है ये हमारी जर्नी में हमेशा इस टॉपिक पे डिस्कशन होता रहता है और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितना आसान लगता है अपने को रीसेल प्रॉपर्टी लेना उतना आसान है नहीं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट बहुत सारे प्रोसेस में रहते हैं। तो आज इस टॉपिक को समराइज करने के लिए, इसको पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में डिस्कशन करने के लिए मैंने इसमें 10 पॉइंट्स जो हैं वो मैंने इस पे रेडी किए हुए हैं। जो 10 पॉइंट्स पे हम बात करेंगे, उन 10 पॉइंट्स के बेसिस पे कोई भी जो एक रीसेल प्रॉपर्टी नवी मुंबई में लेना चाहता है, उसे प्रॉपर एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे रीसेल प्रॉपर्टी को खरीदना है और कहाँ-कहाँ पर उसे प्रॉब्लम आ सकती है, क्या-क्या चीज़ों को उसे टेक केयर करना है। तो एक प्रॉपर रोड मैप उसका रेडी हो जाएगा अगर वो रीसेल की ट्रांज़ैक्शन के लिए जा रहा है तो। तो संदीप जी, आज हमें वो 10 पॉइंट के बारे में बताइए ताकि हमारे ऑडियंस को काफ़ी इंफॉर्मेशन मिले। जी। घनश्याम जी, आज हम लोग जो 10 पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट होगा सेलर इन्फॉर्मेशन, यानी सिर्फ पोजीशन लेटर से या फिर एक सिंपल डॉक्यूमेंट से कभी भी सेलर का वेरिफिकेशन नहीं होता है। सेलर वेरिफिकेशन कैसे करना, हम लोग उस पे बातचीत करेंगे। वो जो सेलर है, अगर सेलर के पास में पीओ है यानी पावर ऑफ अटर्नी उन्होंने किसी को दी हुई है, पावर ऑफ अटर्नी को कैसे टैकल करना है, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी पे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग उस पे बातचीत करेंगे। फिर उसके बाद उसका टाइटल और लीगल उसका चेक कैसे करना है उस प्रॉपर्टी का, हम उस पे पूरी प्रॉपर एक डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि प्रॉपर्टी का टाइटल वेरिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी का कन्विंस नहीं हुआ या उसके कोई छोटे-मोटे डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, उसमें भी आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत सारी तकलीफें आ सकती हैं। सोसाइटी और बिल्डिंग्स के क्या बायलॉज़ हैं, क्या रूल्स हैं, यानी सोसाइटी के एनओसीज़ वगैरह वो सारी चीज़ों का क्या प्रोसेस, हम लोग एक उस पे बात करेंगे। म्युनिसिपल एंड यूटिलिटीज़ की कोई ड्यूज़ बाकी हैं, उस पे बात करेंगे। फिजिकल इंस्पेक्शन प्रॉपर्टी का करना क्यों ज़रूरी है, उस पे बात करेंगे। ऑक्यूपेंसी एंड पोज़ेशन का क्या रोल है, हम लोग इस पे बात करेंगे। पार्किंग एंड एमेनिटीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके क्या वेरिफिकेशन, कौन से डॉक्यूमेंट उस पे वेरीफाई करना चाहिए, उस पे बात करेंगे। जो टैक्सेशन उसका प्रोसेस है, टैक्सेशन प्रोसेस कैसा है, यानी वो इंडिविजुअल है, एनआरआई है, उस पे बातचीत करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे हम बहुत ब्रीफ में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ताकि हमारी ऑडियंस को एक पूरी क्लैरिटी आ जाएगी जब भी कोई रीसेल ट्रांज़ैक्शन करनी है, हमें किन-किन डॉक्यूमेंट्स का, यानी उस प्रोसेस में किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो संदीप जी, आपने अभी काफ़ी पॉइंट्स पे बताया। तो सबसे पहला पॉइंट है सेलर वेरिफिकेशन। उसके ऊपर आप थोड़ा क्लैरिफिकेशन दो तो हमारे ऑडियंस को काफ़ी इंफॉर्मेशन मिले। सेलर वेरिफिकेशन एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला पॉइंट इसलिए, क्योंकि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आप जिसकी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं वो है कौन? यानी वो एक इंडिविजुअल है या वो एक कंपनी है या वो एनआरआई क्लाइंट है।
क्योंकि आपकी आगे की जो स्ट्रेटेजी होगी इंडिविजुअल पे होगी, क्योंकि इंडिविजुअल की ट्रांजेक्शन अलग तरह से होगी, कंपनी की ट्रांजेक्शन अलग तरह से होगी, एनआरआई की ट्रांजेक्शन अलग तरह से होगी। तो सबसे पहले आपको उनके केवाईसी वेरीफाई करने हैं कि वो जो सेलर है वो कौन है, कंपनी है या फिर कोई इंडिविजुअल है। वो पहले वेरीफाई करना है। आपको सिर्फ पोजेशन लेटर ले लिया और सेल डीड का डॉक्यूमेंट मिल गया, उसके बेसिस पे कोई भी ट्रांजेक्शन का आगे प्रोसीड नहीं करना है। पहले प्रॉपर्ली एक बार सेलर को वेरीफाई करना है अपने लेवल पे, फिर उसके बाद में आगे ट्रांजेक्शन को प्रोसीड करना है। सो दिस इज व्हाई जो सेलर का वेरिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप ये होगा, अगर वो इंडिविजुअल है तो ट्रांजैक्शन थोड़ी-सी डिफरेंट वे में होगी। अगर हो सकता है कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी हो, जैसे कि हमने अपने इनिशियल लेवल पे हमने पॉइंट को डिस्कस किया था, पावर ऑफ अटॉर्नी है तो अगर पावर ऑफ अटॉर्नी है तो हमें पावर ऑफ अटॉर्नी वेरीफाई करनी है, पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड है या नहीं है, यानी वो रजिस्ट्रार ऑफिस से पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड हुई है या नहीं हुई है, और पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको दी गई है वो क्या वो अवेलेबल है या नहीं है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ अटॉर्नी भी 2 तरह की होती है, यानी एक हमारे यहाँ सब रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। अगर वो एनआरआई है यानी किसी दूसरे कंट्री में है तो उसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी एम्बेसी से रजिस्टर्ड होकर जाती है। ओके। तो वो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई ट्रांज़ैक्शन किया है, आपके हो सकता है कि आपको सेलर से मिलने का मौका नहीं मिल रहा है या वीडियो कॉल पे या कोई दूसरे मोड पे आपका डिस्कशन चल रहा है, तो पहले आप पावर ऑफ अटॉर्नी से मिलें, और अगर सेलर यहाँ इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो सेलर के साथ में वीडियो कॉल करें और वो पावर ऑफ अटॉर्नी किसी एडवोकेट से या लीगल कंसल्टेंट से या आपके कॉन्फिडेंस में कोई भी हो उसके साथ में उस पावर ऑफ अटॉर्नी को वेरीफाई करें। उसके बाद में अगला ट्रांज़ैक्शन, अगला जो प्रोसेस होगा उसके बाद में शुरू, यानी पहले आपको सेलर को जानना है। अगर सेलर इंडिविजुअल है, कंपनी है, क्या है, फिर उसके बाद आपको सेलर जान गया, आपको पता चला कि इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी भी है। तो फिर उसके बाद में सेलर को जानने के साथ-साथ में आपको पावर ऑफ अटॉर्नी जो है, पीओए जिसे दिया हुआ है, उनसे भी मिलना है, वो भी समझना है कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी किस बेसिस पे दी गई है। कहीं वो पावर ऑफ अटॉर्नी एक्सपायर तो नहीं हो गई है। अगर हो सकता है पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई होगी और वो पावर ऑफ अटॉर्नी एक्सपायर हो गई है, तो भी उस पावर ऑफ अटॉर्नी का कोई मतलब नहीं है। यानी आपने हो सकता है कोई टोकन या कोई अमाउंट इनिशिएट किया और आपको बाद में पता चलता है कि वो सेलर तो यहाँ पर वैसे भी अवेलेबल नहीं है और वो पावर ऑफ अटॉर्नी भी एक्सपायर हो चुकी है, या पावर ऑफ अटॉर्नी जिस बेस से बनाई गई, यानी वो रेंट के लिए बनाई गई है, वो सेल के लिए बनाई गई, उसमें क्या-क्या लीगल क्लॉज़ डाले गए हैं, वो सारे के सारे लीगल क्लॉज़ वेरीफाई करने के बाद में पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ में आप उस डॉक्यूमेंट को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, यानी कि आप ट्रांज़ैक्शन की शुरुआत कर सकते हैं। बिना उस चीज़ को वैलिड डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किए बिना कोई भी ट्रांज़ैक्शन इसमें शुरुआत नहीं करनी है। मतलब इसमें काफ़ी ड्यू डिलिजेंस होती यस, है। यस, काफ़ी ड्यू डिलिजेंस है, आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि पहले आपको सेलर का प्रॉपर डिटेल लेना है, फिर उसके बाद में हम प्रॉपर्टी पे जाएँगे। यानी आपने प्रॉपर्टी फाइनल कर ली, सारी चीज़ें फाइनल कर ली और आपको यही नहीं पता कि सेलर कौन है, सेलर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी प्रॉपर्ली वेरिफाइड हैं या नहीं है। तो पहले हमें पूरा सेलर का पूरा केवाईसी करना है, पूरा वेरिफिकेशन करना है, जो-जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबको एक प्रॉपर्ली वेरीफाई करने के बाद में हमें उसके बाद में बिल्डिंग के टाइटल पे जाना है। यानी जो फ्लैट या जो प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हैं, उसके टाइटल पे फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचेंगे। जैसे ही आपने वो फाइनल किया, वो फाइनल करने के बाद में आपकी बिल्डिंग के टाइटल की बात आती है। जब आप बिल्डिंग के टाइटल पे पहुँचते हैं, तो बिल्डिंग के टाइटल पे भी बहुत सारे चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट उसका है, यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कन्वेंस डेट। क्योंकि अगर कन्वेंस डेट हुआ है, तो मतलब जो पुराने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो सारी वेरीफाइड है। अगर कन्वेंस डेट नहीं हुआ है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स में डीम्ड कन्वेंस होगा, कन्वेंस डेट होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। तो अगर कन्वेंस डेट हुआ है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, यानी बिल्डिंग का टाइटल ओके है। आपने अगर सेलर का टाइटल ओके कर लिया, तो फिर बिल्डिंग का टाइटल कन्वेंस डेट हुआ है तो ओके है। इसमें भी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि पहला एक अलॉटमेंट लेटर होता है, यानी सिडको पहले अलॉट करती है प्लॉट, हुँ, यानी सिडको ने विलेजर्स को या जो भी उसका प्लॉट का एब्सोल्यूट ओनर होगा, उसको प्लॉट अलॉट होगा। उसके अलॉट होने के बाद में लीज डीड होता है। लीज डीड होने के बाद में भी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होता है, यानी पूरी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट है, वो आपको सोसाइटी से या सेलर के साथ में बैठ करके आप डिस्कस कर सकते हो, वो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। फिर आप उस डॉक्यूमेंट को किसी लॉयर से या किसी एक्सपर्ट से डिस्कस करके उस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करिए, तब आप जाकर के बिल्डिंग का टाइटल वेरीफाई होगा। इसमें मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें ऐसे आते हैं, जैसे कि हमने पहले भी एनआरआई के केस की बात की, तो उसमें क्या होता है कि अगर एनआरआई के केस में जो टीडीएस है वो समथिंग एल्स होता है, यानी उसका जो कैलकुलेशन है वो अलग है। इंडिविजुअल के केस में टीडीएस जो है वो अलग है। बहुत सारी ट्रांज़ैक्शन ऐसे ब्रेक हो जाती हैं, क्योंकि ना तो वहाँ पर सेलर को पता होता है कि इसको कैसे प्रोसीड करना है,
ना तो बायर को पता होता, क्योंकि बायर तो हो सकता है फर्स्ट टाइम परचेज कर रहा है, तो उसे तो वैसे भी नहीं मालूम होता है। तो हो सकता है उसके वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो होगा क्या कि वो जाकर के प्रोसेस करे और बाद में उसको पता चलेगा अरे इसमें टीडीएस 1%, इसमें तो 21%, उसमें भी अलग-अलग पार्ट है उसमें। तो वो भी आपको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी ट्रांज़ैक्शन लास्ट में भी जाकर के अटक जाएगी। वैसे ही बिल्डिंग में भी आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। आपने सारे डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई नहीं किया, हो सकता है आपकी बैंक बोले कि नहीं कन्वीनियंस डीड नहीं हुआ है, यानी सिट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो हम लोन नहीं देंगे। बहुत सारी बैंक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइटल की वेरिफिकेशन करती हैं, तो वो भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। जब आपका टाइटल वेरीफाई हो जाएगा, सारे चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएँगे, देन आपको प्रोसीड करना है अगले स्टेप के ऊपर। जैसे आपने अभी बात की डीम कन्वेंस एंड कन्वेंशंस के लिए, उसके लिए ऑडियंस को थोड़ा बता सकती हो तो इसकी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा मिल सकती है। देखिए कन्विंस और डीम्ड कन्विंस सपोज़ अगर आपने कोई जब बिल्डर के पास में प्रॉपर्टी होती है, तो वो सोसाइटी को जब हैंडओवर करता है, तो कन्विंस होने में जब टाइम लगता है, यानी अगर वो बिल्डर टाइम ले रहा है और वो कन्विंस डीड नहीं कर रहा है, तो उस केस में सोसाइटी उस चीज़ को थोड़ा फास्ट ट्रैक में ले जाकर के डीम्ड कन्विंस कर सकते हैं। अगर वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा है या उसको डिले कर रहा है, तो उसका डीम्ड कन्विंस हो जाएगा। यानी कन्विंस का मतलब होता है ओनरशिप का ट्रांसफर होना। यानी जब अभी अगर कन्विंस नहीं हुआ है, तो उसका एक एब्सोल्यूट ओनर डेवलपर होता है। जैसे ही डेवलपर ने वो कन्विंस डीड कर दिया, तो उसका एब्सोल्यूट ओनर सोसाइटी हो जाती है। ठीक। और अगर वो डेवलपर नहीं कर रहा है, तो डेवलपर नहीं करने पर सोसाइटी उसने कुछ एक्शन लिख दी है और फिर वो प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो उसके लिए वो डीम्ड कन्विंस होता है। जैसे आपने बताया चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, थोड़ा आप डिटेल में उसको स्पेसिफाई करो, तो बायर को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि जब से उस प्लॉट की जर्नी शुरू होती है, तब से लेकर के एंड तक, यानी टिल कन्वेंस डेट तक जो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, उन्हें उन सारे डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि सिडको का अलॉटमेंट लेटर हो गया, हुँ, उसके बाद में लीज डीड हो गया, हुँ, उसके बाद में सिडको की एनओसीज़ हो गई, यानी सिडको को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप डेवलपमेंट करने जा रहे हैं या जो भी एक्स-वाई-ज़ेड जो भी आप उसके साथ में करने जा रहे हैं। सेल डीड हो गया, सेल डीड के बाद में पेमेंट रिसिट्स हो गई, पेमेंट रिसिट्स के बाद में आपके सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स हो गए, एनओसीज़ हो गई, जो आपको आपकी बैंक को देना पड़ेगा कि भई सोसाइटी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और उसके बाद में आपका फाइनल आता है कन्विंस डीड या फिर डीम्ड कन्विंस। ये चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एक बार वेरीफाई करना चाहिए जब भी आप रीसेल की ट्रांज़ैक्शन करते हैं। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए एक बार या किसी एक्सपर्ट से वेरीफाई करवा लिए, तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, यानी जो बिल्डिंग का टाइटल है वो आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा। उससे बायर को एकदम क्लैरिटी मिल जाती है और उसके ट्रांज़ैक्शन में काफ़ी इट्स बिकम वेरी बहुत सिंपल बहुत फॉर देम। बहुत हेल्प हो जाता है उससे ट्रांज़ैक्शन में, ताकि अभी अगर कोई प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ हम अगर छोटी-सी भी चीज़ ₹10 की चीज़ लेते हैं, तो हम उस पे इतना नेगोशिएशन करते हैं, इतना डिस्कशन करते हैं, 10 शॉप पे जाते हैं, तो हम जब इतना बड़ा कोई ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, तो हम इसको क्यों नहीं वेरीफ़ाई कर सकते? हमें वेरीफ़ाई करना चाहिए सर। ज़रूर, बहुत बट ज़रूरी। क्या होता है कि हम बहुत सारे ट्रांज़ैक्शन किसी के ट्रस्ट में, किसी के कहने से करते हैं और बाद में जब उनमें कोई डिस्प्यूट आता है, तो फिर वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक कोई भी बायर आता है, तो उसका बहुत हार्ड एंड मनी होता है। तो उस हार्ड एंड मनी को उसी तरह से हमें भी टेक कर रखना हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अगर कोई ट्रांज़ैक्शन हम कर रहे हैं, तो अगर कोई हमारे ट्रस्ट पे कुछ कोई ट्रांज़ैक्शन कर रहा है, हमारे साथ में ट्रांज़ैक्शन कर रहा है, तो उसे सेफगार्ड करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक वो ट्रस्ट डेवलप सारे होता है। यस, यस, वो सारे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, यानी जितना भी डॉक्यूमेंट प्रोसेस है, वो सारा वेरीफाई करना हमारी ज़िम्मेदारी है, बीइंग एज़ अ मीडिएटर। वेरी गुड। काफ़ी आपने डिटेल में और समझाया। यस। इससे इन्फॉर्मेशन बहुत मिलती है। हाँ। अच्छा, टाइटल और लीगल चेक में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हमेशा बायर को याद रखना है, यानी जब भी पहले जो भी सेलर हैं, वो सेलर ने सेल डीड किया है या नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे ट्रांज़ैक्शन हमारे एक्सपीरियंस में आए हुए हैं, जहाँ पर पहले एग्रीमेंट टू सेल तो हुआ है, यानी 2 एग्रीमेंट होते हैं। जब हम रीसेल की प्रॉपर्टी लेते हैं, तो 2 एग्रीमेंट होते हैं, एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड। एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है कि बैंक तो रिम्बर्स कर देती है पूरा पेमेंट, लेकिन कभी-कभी सेलर ने सेल डीड नहीं किया हुआ है। अच्छा। तो अगर सेलर ने सेल डीड नहीं किया हुआ है और नेक्स्ट जो बायर रहेगा उसके साथ में एग्रीमेंट टू सेल वो वापस से कर सकता है। बट जब उसकी बैंक डिसबर्समेंट करेगी, क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले बिना सेल डीड के बैंक डिसबर्स कर देती थी। बहुत सारी बैंक्स कर देती थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि सेल डीड कंपल्सरी है। क्योंकि अगर उसने पहले एग्रीमेंट टू सेल किया है, सेल डीड नहीं की है, तो उसका सिडको ट्रांसफर का जो एनओसीज़, मॉर्टगेज की एनओसीज़ है वो नहीं होंगे।
और वो नहीं होगी तो आगे जब जाएँगे तो उनकी पुरानी सिडको ट्रांसफर के एनओसीज़ लगेंगे और आने वाले अगला जो बंदा रहेगा, उसको वो एनओसीज़ नहीं मिलेंगे क्योंकि उनका सेल डीड नहीं हुआ है। अच्छा। तो प्रॉपर्टी हो सकता है उनकी होगी, प्रॉपर्टी उनके नाम पे होगी, बैंक लोन भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, तो उसको प्रॉपर वेरीफ़ाई करिए कि अगर उसका कन्वेंस डीड हुआ है, तो सिडको ट्रांसफ़र का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है और सिडको ट्रांसफ़र भी होना चाहिए प्लस सेल डीड भी होनी चाहिए ताकि आपको अगर किसी बैंक से आप लोन लेंगे, तो आप इन बिटवीन में अटकेंगे नहीं। नहीं तो आप अपना प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आपकी बैंक आपको लोन भी दे देगी, उनका लोन भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा। बट उसमें क्या होगा कि वो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो रोक लेंगे यानी आपके लोन के अलावा। ओके। यानी जो उनकी बैंक का लोन है, वो बैंक टू बैंक पे हो जाएगा। बट जो एडिशनल अमाउंट है वो होल्ड हो जाएगा। एडिशनल अमाउंट के लिए बैंक आपसे माँगेगी सेल डीड और सिडको ट्रांसफर। फिर आप सेल डीड और सिडको ट्रांसफर लाएँगे तो उनकी सेल डीड नहीं हुई है, तो आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरेस्ट शुरू होएगा। प्रिंसिपल नहीं शुरू होगा आपका। तो आप वहाँ पर भी अटक जाएँगे। तो ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट यानी उनका सेल डीड कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, सिडको ट्रांसफर अगर कन्वेंस डीड हुआ है, तो सिडको ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारी ट्रांज़ैक्शन इसकी वजह से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बहुत बताई। इंपॉर्टेंट। ये ऑडियंस को कभी पता नहीं रहता है यस, यस। और ये डील हो जाती है, काफ़ी चीज़ आगे बढ़ जाती है, फिर बिल्कुल, जाके पता फिर चलता है जाके कोई पता बिकम्स चलता है लॉट कि ऑफ प्रॉब्लम। और तब क्या होता है, तब तक आपका स्टैम्प ड्यूटी पे हो चुका है, स्कैम भी हो एग्रीमेंट टू चुका सेल हो चुका है, बैंक का लोन है। क्लोज़ हो चुका है और फिर आपको अगर ये सारी चीज़ें पता चलेंगी, तो फिर आपको वहाँ पर तकलीफ हो जाती है। वेरी गुड। आपने 3 पॉइंट काफ़ी डिटेल में समझाए, बहुत इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चौथा पॉइंट जिससे मैं भी क्यूरियस हूँ और ऑडियंस भी क्यूरियस है सुनने के लिए। अगर आप उसे डिटेल में थोड़ा बताइए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चौथा पॉइंट जो इसको मैंने फ्रेम किया हुआ है, चौथा पॉइंट इसमें है जो सोसाइटी है, यानी जो भी सोसाइटी का स्टेटस क्या है? स्टेटस का मतलब सोसाइटी रजिस्टर्ड है या सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा। अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है, देन अगेन एक नया प्रोसेस होगा उसमें। उसमें बिल्डर की एनओसी लगेगी, बिल्डर की एनओसी लगेगी और वो बिल्डर क्या एनओसी देने के लिए रेडी है या नहीं है। हुँ। तो फिर एक नए लेवल पे ट्रांज़ैक्शन चला जाएगा। तो अगर सोसाइटी नॉर्मली अभी जितनी भी बिल्डिंग्स पुरानी होती हैं, 99.9% सोसाइटी रजिस्टर्ड होती हैं। तो अगर वो सोसाइटी रजिस्टर्ड हम दोनों पॉइंट पे बात करेंगे, अगर नहीं रजिस्टर्ड है और अगर है। अगर वो सोसाइटी रजिस्टर्ड है, तो हमें सोसाइटी में जा कर के एक बार एज़ अ बायर हमें एक बार विज़िट करना चाहिए और जो हमारे जिनसे जो हमारे सेलर हैं, एक बार उनके बारे में डिटेल में वहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। कोई मेंटेनेंस का ड्यू तो नहीं है या कोई सोसाइटी का ड्यू तो नहीं है। अगर सोसाइटी का कोई सिडको के पास में ड्यू है, तो भी आपका लास्ट में सिडको ट्रांसफ़र नहीं होगा, उनको ड्यूज़ क्लियर करने पड़ेंगे। सोसाइटी में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। कहीं-कहीं पर ऐसा होता है कि अगर कोई जो भी उसकी कमिटी मेंबर्स हैं, कमिटी मेंबर्स में कभी आपस में डिस्प्यूट होता है या किसी लेन-देन को लेकर के या कोई ट्रांज़ैक्शन को लेकर के, तो उसमें भी क्या होता है या हो सकता है कि जो फ्लैट का आपका ओनर है, वो इसी डिस्प्यूट की वजह से ही बाहर जा रहा हो और हो सकता है वो भी उस डिस्प्यूट का एक हिस्सा हो। कोई सोसाइटी के साथ तो आपने डिस्प्यूट क्या होता है। देखा, आपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देखे, आपने उसका सेलर वेरिफिकेशन कर लिया, आपने सारा वेरिफिकेशन कर लिया, बिल्डिंग का पूरा वेरिफिकेशन कर लिया, लेकिन आपने ये चीज़ नहीं चेक की कि सोसाइटी का क्या स्टेटस है। कहीं सोसाइटी में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, सारे ड्यूज़ वगैरह उसके क्लियर हैं या नहीं और सेलर ने सारे मेंटेनेंस ऑन टाइम पे दिए हो या नहीं दिए हो। वो बहुत हो ज़रूरी सकता है उसका मेंटेनेंस ही ना पेड हो, अगर मेंटेनेंस नहीं पेड होगा, कोई यूटिलिटी के बिल्स उसके पेंडिंग है, तो सोसाइटी उसको एनओसी नहीं देगी। कभी-कभी ऐसा भी सुना है, इलीगल लोग बालकनी यस, आगे यस, यस, चेंजेस कर देते यस, हैं एलिवेशन यस, में, यस। तो सोसाइटी को ऑब्जेक्शन रहता है। सोसाइटी का ऑब्जेक्शन देता है। तो आपको ये भी एक बार चेक करना है कि उनकी सोसाइटीज़ से उनके टर्म्स अच्छे हैं। टर्म्स अच्छे का मतलब है कि उनके सारे ड्यूज़ वगैरह सब क्लियर हैं। वेदर सोसाइटी इज़ रेडी टू गिव एनओसी और नॉट और इज़ देयर एनी डिस्प्यूट बिटवीन सेलर एंड सोसाइटी क्योंकि उनके डिस्प्यूट में आप फँस जाओगे। एग्ज़ैक्टली। तो ये आपको पहले एक बार सोसाइटी में जाकर के उनकी कमिटी के साथ में बैठ करके या आपका कोई वहाँ पर नोन पर्सन है तो उसके साथ में बैठ करके एक बार डिस्कशन कर लीजिए कि दिस यूनिट आई एम विलिंग टू परचेज़ तो उसमें कुछ ऐसा कोई डिस्प्यूट ना हो, ताकि आपकी ट्रांज़ैक्शन वहाँ पर सेफगार्ड हो। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है यानी जो भी हमारी अथॉरिटी है वो सिडको हो या एनएमएमसी हो, तो इनके सारे ड्यूज़ सोसाइटी ने क्लियर किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं या कोई एक एडिशनल अल्टरेशन वगैरह किया हुआ है, किसी ने बालकनी एक्सटेंड की हुई है, किसी ने कुछ किया हुआ है। नॉर्मल ये बिल्डिंग्स में पाया जाता है, इवन बहुत अच्छी-अच्छी रेप्यूटेड जो बिल्डिंग्स हैं उनमें भी ये सारे इश्यूज़ पाए जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि एक सोसाइटी है, जिस एरिया में मैं काम करता हूँ वहाँ पर सोसाइटी में इतना सारा अल्टरेशन हुआ है, उस अल्टरेशन की वजह से वहाँ पर आगे कन्वेंस का इश्यू आ रहा है क्योंकि
वहाँ की कमेटी के लोग ही नहीं चाहते कि कन्विंस हो, क्योंकि सिडको ने भी वहाँ पर ऑब्जेक्शन लिया हुआ है और उसकी वजह से कन्विंस नहीं हो पा रहा है और उसकी वजह से उस बिल्डिंग का टाइटल का इश्यू आ गया है। तो हमें ये भी वेरीफाई करना है कि वेदर सारे ड्यूज़ वगैरह जो है वो सारे क्लियर हैं या नहीं क्लियर हैं, कोई किसी तरह का इल्लीगल अल्टरेशन तो नहीं हुआ है, या आपका जो लेआउट है उसमें तो कोई छेड़खानी नहीं हुई है। एक अभी ऐसा इश्यू था, अभी हम लोग कुछ महीनों पहले मेरे यहाँ पर एक बंदा है जो अपने साथ में ही काम करता है। तो उसको बिल्डर ने प्रॉपर रजिस्ट्री की, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुआ और उसको एक शॉप उनके फादर को दी। और जब सोसाइटी आज कई सालों के बाद में जब सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जा रही है, तो सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जाने के टाइम में उन्हें ये पता चला कि उस बिल्डिंग के फ्लोर प्लान में, यानी बिल्डिंग के जो फ्लोर प्लान है उसमें उनकी शॉप ही नहीं है। ओह माय गॉड! सारे डॉक्यूमेंट हैं, सारी चीज़ें हैं, सोसाइटी को मेंटेनेंस ऑन टाइम जा रहा है, मेंटेनेंस का कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, सेलर भी ओके है, सेलर में कोई पीओए नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे वो टाइटल पे जब जाते हैं, टाइटल पे जब वेरिफिकेशन हुआ तो पता चला कि वो शॉप ही नहीं है। अब बिल्डिंग रीडेवलपमेंट के लिए जा रही है, वो शॉप नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, तो हमें क्या ये सारी चीज़ें, कोई ज़बरदस्ती का अल्टरेशन तो नहीं हुआ है। उस फ्लोर प्लान में हमारी यूनिट है या नहीं है, वेदर इट्स शॉप या फ्लैट जो भी है। या जो यूनिट हमारी दिखा रहे हैं, यानी कभी-कभी ऐसा होता है स्टूडियो, जैसे 1 आरके टाइप 1 आरके फ्लैट बनाते हैं, तो 1 आरके में एक एडिशनल टेरेस है, तो टेरेस को कवर करके कवर किसी ने क्या किया, उसको 1 बीएचके बना दिया और आपको वो 1 बीएचके बेच रहा है। हाँ, और आपने फ्लैट देखा 1 बीएचके लग भी रहा है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं कि वो 1 बीएचके की 1 आरके है। प्लस पार्किंग का भी सुना है। लोग पार्किंग फ्लैट का ले लेते हैं, पर पार्किंग कभी नहीं देखते। हाँ, होगा बिल्कुल, पार्किंग, बिल्कुल, वो बिल्कुल। भी एक इम्पोर्टेंट। और आप दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, नॉमिनी। जी, कभी कोई प्रॉपर्टी ऐसी रहती है, जी, जहाँ नॉमिनी फॉर्म भर देते हैं, बिल्कुल, लेकिन क्लेम करने के लिए वो बाप चला जाता है, उसके बिल्कुल। बेटे रहते हैं या और उसके डॉटर रहती है, कोई भी बिल्कुल। क्लेम करने आते हैं, तो वो यस, भी यस। इम्पोर्टेंट। इसीलिए हमने कहा कि वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को एक बार हम प्रॉपर से वेरिफिकेशन करेंगे, तो हमें कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसका जैसे अगला जो हमारा पॉइंट था, वो हमारा, अब हम लोग इसमें अगले पॉइंट में जाते हैं। जैसे हमारे सारे ड्यूज़ क्लियर हो गए, अल्टरेशन वगैरह सोसाइटी के ड्यूज़ हो गए, इसके बाद में अथॉरिटी के ड्यूज़ हो गए, फिर हमें एक बार फिजिकल इंस्पेक्शन करना है प्रॉपर्टी का। यानी जब तक आप इस प्रोसेस तक नहीं आते हैं, ये प्रोसेस, अब तक का जो प्रोसेस है वो एक एक्सपर्ट का प्रोसेस है। आपको किसी न किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी चाहिए। वो उस लोकेलिटी का एक्सपर्ट हो सकता है, या हो सकता है उस लोकेलिटी में लीगल कंसल्टेंट हो सकते हैं, या जो भी आपके कॉन्फिडेंस में, लेकिन एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे इसके बाद में जो सबसे इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब सारी चीज़ें तो ओके हैं, बिल्डिंग भी ओके है, सेलर भी ओके है, सब कुछ ओके है। आपको फ्लैट का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना चाहिए और किसी थर्ड पार्टी से फिजिकल वेरिफिकेशन कराना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कभी-कभी फ्लैट में कोई सीपेज का इश्यू है। लीकेजेस होते हैं। अभी बारिश नहीं चल रही है, पेंटिंग हो गई है, सब कुछ एकदम अच्छे से। हमें बहुत सारे ऐसे ऑफर्स आते रहते हैं, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, अभी तो बारिश हो नहीं रही है, लीकेज दिख नहीं रहा है, इस फ्लैट को निकाल देते हैं, अभी ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। हम सबको यही कंसल्ट करते हैं कि प्रॉपर्टी हमें किसी न किसी को देनी है। हुँ, हम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और अगर कोई प्रॉपर्टी ले रहा है, तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि उस प्रॉपर्टी को या तो हम उसे बता दें कि इस फ्लैट में ये लीकेज का इश्यू है, इसकी वजह से इसका प्रॉपर्टी का प्राइस ये है। ये है। अगर ही इज़ रेडी कि कोई प्रॉब्लम नहीं, जो उसमें लीकेज का इश्यू है उसको मैं सॉर्ट आउट कर लूँगा, उसकी वजह से मुझे बेनिफिट मिल रहा है, देन इट्स फाइन, तब हम उसमें आगे गो अहेड करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों से आपको भी बचना है, आपको कोई थर्ड पार्टी को हायर करना है, थर्ड पार्टी को हायर करके उससे सारे जितने भी आपकी इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फिटिंग या जो भी सिविल का स्ट्रक्चर का जो काम हुआ है, उसको एक बार सारा का सारा स्टैंड टेस्ट आपको करवा लेना चाहिए। ताकि आपको पता चल जाए, ऐसा ना हो कि आपने प्रॉपर्टी कर लिया और रजिस्ट्रेशन हो गया, जैसे ही बारिश आई, बारिश में आपका फ्लैट डैमेज होने लगा। तो अगर वहाँ पर सीपेज आएगा, फिर आप कुछ उसमें कर नहीं सकते हैं। तो वो चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। संदीप जी, आपने काफ़ी चीज़ों का क्लैरिफ़िकेशन दिया। आगे और हमें बताएँ, और कौन-से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कोई रह जाते हैं? आगे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है ऑक्यूपेंसी एंड पोज़ेशन का। ऑक्यूपेंसी एंड पोज़ेशन का मतलब ये है कि जब कोई भी प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं, तो उसमें कोई ना कोई टेनेंट रह रहा होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि टेनेंट को आपको खाली कराना है, या हो सकता है कि जो सेलर रहेगा वो आपको ऑक्यूपेंसी, एक पीसफुल पोज़ीशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हो सकता है कि आपको वहाँ पर रहना नहीं है, आपको रेंट पे ही देना है, तो अगर वो बंदा जो वहाँ पर रह रहा है रेंट पे, अगर आपके साथ में उसकी अच्छी ट्यूनिंग बैठ जाती है और आपको लगता है कि नहीं हमें गो अहेड करना चाहिए, देन इट्स फाइन। अगर उसमें सेलर रह रहे हैं और सेलर को कहीं पर जाना है, तो आपको टाइमलाइन डिसाइड करनी है कि 3 मंथ्स में आप वेकेट करेंगे, 2 मंथ्स में आप वेकेट करेंगे या 6 मंथ में आप वेकेट करेंगे। ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस हमें आए हुए हैं। प्रॉपर्टी सेल हो गई, प्रॉपर्टी सेल होने के बाद में अभी जो सेलर हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं हमें 1 महीने यहाँ पर रुकना है, फिर 1 महीने के बाद उनका इंटीरियर का काम नहीं हुआ, कोई दूसरा इश्यू आ गया, फिर उनको ऐसा लगता है हमारा ही तो फ्लैट है,
लेकिन ट्रांज़ैक्शन हो चुका है, लेकिन अब सामने वाले के वहाँ पर पूरा टोटल अमाउंट जा चुका है, उसकी ईएमआई शुरू हो चुकी है। इमेज तो ये ध्यान रखना, आपको ये इंश्योर करना है उनके साथ में कि ये प्रॉपर्टी वेकेट कब होगी, उसके हिसाब से आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करना है, उसके हिसाब से सारा फुल एंड फाइनल पेमेंट देना है। तो पीसफुल पोज़ेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बराबर। जी। प्लस टेनेंट कभी-कभी खाली नहीं करता है फ्लैट हाँ, यस। और सेलर ने क्या किया, सेल कर दिया। जी, अगले ने जो लिया है, उस पे वो बला आ जाएगा ना, ये इन प्रॉब्लम। बिल्कुल। इसमें ऐसा होता है कि कभी-कभी टेनेंट, नॉर्मली टेनेंट्स जो भी रहते हैं रेंट पे, नवीन में ऐसा इश्यू होता है, लेकिन फिर भी वर्स्ट केस में ऐसा होगा कि वो टेनेंट वेकेट ही नहीं कर रहा है। हाँ, तो अब क्या होगा, वो जो पुराना सेलर था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। खत्म हो गए। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको वेकेट कराना। अब आपने ट्रांज़ैक्शन अभी-अभी किया है, आपने कोई एक अच्छा शुभ काम किया, अब आपके पीछे एक वापस से दूसरी चीज़ आ गई। तो बेटर ये है कि जो पहले टेनेंट रह रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं यार उनके साथ में कॉन्फिडेंस आ रहा है, सारी चीज़ें बेटर है, देन कंटिन्यू। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो आप पुराने सेलर को बोल करके पहले उसको वेकेट करवाएँ। सेलर से भी वेकेट करवाएँ और जो टेनेंट है वो भी वेकेट करें। या फिर एक टाइमलाइन प्रॉपर्ली डिसाइड हो कि हाँ, इस टाइम पे ये फ्लैट वेकेट होगा। उसके बाद ही ट्रांज़ैक्शन उसके करें। बाद ही ट्रांज़ैक्शन को कंप्लीट करें। ट्रांज़ैक्शन आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन ट्रांज़ैक्शन को कंप्लीट तब करें, यानी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जो पेमेंट का होगा, वो आप अपने कम्फर्ट में जाकर के, यानी कि आपको ये कम्फर्ट है कि नहीं सेलर वहाँ पर 2 महीने रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हुँ। देन इट्स फाइन। अगर आपको लगता है कि नहीं जो टेनेंट वहाँ पे रह रहा है, वो टेनेंट रहने में मुझे कोई इश्यू नहीं, मैं उसके साथ में एग्रीमेंट कंटिन्यू कर लूँगा, तो पहले मिल लें, मीटिंग कर लें, टर्म्स डिसाइड कर लें, डॉक्यूमेंटेशन फ्रेम कर लें, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करें। और अगर आपको कहीं पर भी कोई तकलीफ लगती है, इट्स बेटर टू गेट वेकेटेड द अपार्टमेंट देन यू प्रोसीड। सेफर साइड के लिए। पार्किंग और एमेनिटीज़ के लिए हमारा कोई डिस्कशन हुआ? एक्चुअली हमारा अगला पॉइंट पार्किंग और एमेनिटीज़ पे ही है। यानी ये जो पार्किंग है, पार्किंग के बहुत इश्यूज़ आते हैं सोसाइटी में। जो पहले लोगों ने फ्लैट लिए हैं, किसी ने पार्किंग लेटर लिया है, किसी ने नहीं लिया है। किसी ने पार्किंग लेटर, बिल्डर ने बोला है कि ये पार्किंग आपकी है, वो बंदा पिछले 7 साल से 8 साल से पार्किंग वहाँ पे लगा रहा है, किसी ने उसको टोका नहीं। और जो पुराने लोग तो वो फ्लैट बेच कर के चले गए और कमिटी ने देखा कि ये कंटिन्यू यहाँ पर पार्किंग लगा रहे हैं और वो पार्किंग उनकी हो गई। हो बट क्या उनके पास में कोई डॉक्यूमेंट है? तो 2 चीज़ें हैं, या तो आप क्या करो कि अगर उनके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो जब आप अपना एग्रीमेंट टू सेल करते हो, एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड दोनों में आप मेंशन करवा दो कि इनकी ये पार्किंग नंबर है। जैसे ही वो मेंशन करने की बात आएगी, तो उनके रेफरेंस में वो डॉक्यूमेंट आपका सोसाइटी में जाके सबमिट होगा। और सोसाइटी में जब वो डॉक्यूमेंट सबमिट होने के लिए जाएगा, तो वो पार्किंग बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएगी। और अगर उनके पास में कोई डॉक्यूमेंट रेफरेंस के लिए नहीं है, तो वो उसमें डाल नहीं पाएँगे और वो आपको पता चल जाएगा उस फ्लैट में पार्किंग नहीं है। नहीं तो ये एक नेक्स्ट लेवल का डिस्प्यूट है। यानी आज के टाइम पे फ्लैट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्किंग है। पार्किंग। यानी अगर कोई बंदे को तकलीफ हो रही है चलेगा, लेकिन गाड़ी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पर तो तो इसमें क्या है कि आप वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लो कि उनको पार्किंग का डॉक्यूमेंट मिला है या नहीं मिला है। अगर मिला है तो उसको आप अपने एग्रीमेंट में डाल लो, सबसे बेटर ये। और एक चीज़ मैंने सुनी है, जैसे एक फ्लैट है उसमें 3 बेड का फ्लैट है, उसमें एक पार्किंग बाय डिफ़ॉल्ट बिल्डर ने दिया था। जी, वही जो आदमी बंदा रहता था, उसने एक रीसेल में पार्किंग लिया अगले ने। जी, तो उसका कैसे किया जाए? क्योंकि वो भी पार्किंग इम्पोर्टेंट है। उसने जी। 2 अभी है, उसने तो 2 हुँ, पार्किंग है, अभी हुँ। गाड़ी भी लगा रहे, एक गाड़ी लगा है दूसरी गाड़ी की, वो पार्किंग उसका ओरिजिनल ही था बिल्डर जी, ने, लेकिन उसने बाद में किससे खरीदा है? जी। तो उसका वो कैसे क डॉक्यूमेंटेशन करे? देखिए वर्बल पार्किंग अगर कोई है, अगर कोई वर्बल पार्किंग का कोई कमिटमेंट हुआ है, तो उसका तो कोई लीगल एविडेंस नहीं है। वो पार्किंग तो कंसीडर नहीं की जाएगी। हाँ, अगर उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट है या सोसाइटी ने कोई उसको डॉक्यूमेंट दिया या हो सकता है कि कोई जिनका फ्लैट था, दूसरा फ्लैट था, उनकी कोई पार्किंग थी, उन्होंने इनको पार्किंग सेल की, तो वो सोसाइटी में रजिस्टर्ड होती है। तो वो सोसाइटी में अगर पार्किंग रजिस्टर्ड है, एक लेटर बनता है पार्किंग का कि हाँ भाई इन्होंने इनको पार्किंग अलॉट की है, अपनी विश से दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन्हें वर्बली वो यूज़ कर रहे हैं, किसी ने कभी उनको कोई टोका नहीं, तो आपको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आप जब डॉक्यूमेंट प्रेज़ेंट करेंगे, तो सोसाइटी आपसे रेफ़रेंस लेगी कि भाई ये डॉक्यूमेंट आपके पास में, ये पार्किंग का डॉक्यूमेंट कहाँ से आया? तो पार्किंग और एमेनिटीज़ दोनों बहुत ज़रूरी हैं। आपने सारी चीज़ें फाइनल की और उसके बाद में आप गए, वहाँ पर स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल पता चला आप तो स्विमिंग पूल का चार्ज पे कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है सोसाइटी में बहुत अच्छी एमेनिटीज़ हैं, सारी एमेनिटीज़, और पता चला आपको ये पता चलता है वहाँ पर जाकर के सोसाइटी का स्विमिंग पूल तो फंक्शनल ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग जो भी स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स है, वहाँ पर हर जगह पर सोसाइटी में स्विमिंग पूल सफ़र कर रहा है। तो आपको पूल का तो कॉस्ट जा रहा है, यानी आपको पूल पे करना है, यानी जो पूल का पैसा है वो आपको पे करना है क्योंकि आपका जो फ्लैट एक्स अमाउंट का था वो पूल की वजह से एक्स पॉइंट समथिंग हो गया। तो आपको ये भी वेरीफाई करना है कि जो वहाँ पर एमेनिटीज़ बोली गई है, जिम हो गया, आपका पूल हो गया और गार्डन उसमें है। जो भी एडिशनल गार्डन है, मेंटेन है या नहीं है, यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है,
ये भी बहुत आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको जाकर के देखना। और अगर बना है तो फंक्शनल है क्या? फंक्शनल होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो फंक्शनल ही नहीं है, पूल बना है, पूल में पानी नहीं है, तो आप पूल का क्या करेंगे? जब मैं फ्लैट लेता हूँ तो प्रीमियम पे करके लेता हूँ ना, यस, स्टैंड अलोन बिल्डिंग और यस, एमिनिटीज बिल्डिंग दोनों में फर्क है। यस। तो आपको पार्किंग में भी बहुत ध्यान देना है, यानी आपके पास में पार्किंग के प्रॉपर एविडेंस होनी चाहिए, या तो सामने वाले सेलर के एग्रीमेंट में वो पार्किंग नंबर होना चाहिए, या फिर सेलर ने जब बिल्डर से लिया है, तो वो पार्किंग का डिटेल एक लेटर उनके पास में होना चाहिए, या फिर उसके पहले जिसने पार्किंग सेल की है, उसके पास में डॉक्यूमेंट रेफरेंस में होना चाहिए। जब भी आपको कोई भी प्रॉपर्टी फाइनल करने के बाद में ये आपको एमिनिटीज और पार्किंग बहुत अच्छे से वेरीफाई करना है, डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से वेरीफाई करना है, उसके बाद में उस ट्रांजैक्शन को वहाँ से क्लोज़ करना है। जैसे आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है उसके फाइनेंशियल और टैक्सेशन। ठीक। फाइनेंशियल और टैक्सेशन में भी अगर एनआरआई है तो टैक्सेशन अलग है, अच्छा। अगर वो इंडिविजुअल यानी इंडियन है तो उसके टैक्सेशन अलग है। 50 लाख के ऊपर की ट्रांज़ैक्शन का टीडीएस अलग है, ओके। 50 लाख के नीचे की ट्रांज़ैक्शन में टीडीएस नहीं है। अच्छा। तो वो सारी चीज़ें भी आपको समझनी है। अभी एक मैं रिसेंट केस बताता हूँ। अभी जिस लोकेलिटी में हम लोग काम करते हैं वहीं पर एक केस हुआ। जो सेलर थे वो अभी इनिशियल वो इंडिया से मूव हुए और उन्होंने प्रॉपर्टी सेल की, उन्हें दुबई में प्रॉपर्टी खरीदनी थी। और वो प्रॉपर्टी जैसे ही उन्होंने वहाँ पर प्लान किया, उन्होंने इंडिया की प्रॉपर्टी उनको सेल करनी थी। अब इंडिया की प्रॉपर्टी सेल की, उसमें एक बीच में एक मीडिएटर था। तो प्रॉपर्टी सेल हो गई, अमाउंट ट्रांसफ़र हो गया, टोकन हो गया, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। वो सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद में ना सेलर को पता था कि कितना उसमें टीडीएस लगेगा, ना बायर को पता था कि कितना ओह! टीडीएस लगेगा, और ना ही उन्होंने किसी से वेरीफ़ाई किया। अब जैसे ही ट्रांज़ैक्शन अब उस प्रोसेस में आई, फिर वहाँ पर ये पता चला कि अरे ये तो एनआरआई है, तो इनका तो टीडीएस 21% के आसपास है। और अब 21% पूरा ट्रांज़ैक्शन को आपको घुमा देता है। यानी वो बंदा 10% का कंट्रीब्यूशन करके 90% लोन का प्लान कर रहा है। अब जो 90% लोन का प्लान कर रहा है, तो उसमें 10% अब वो पहले टीडीएस पे करेगा, या ऑन कंट्रीब्यूशन कंप्लीट करेगा, या वो बैंकिंग को कैसे मैनेज करेगा, पूरा का पूरा ट्रांज़ैक्शन वहाँ पे फँस जाता है। तो आपको क्या करना है कि अगर उसमें एनआरआई का ट्रांज़ैक्शन है, यानी जो सेलर है वो एनआरआई है, तो ट्रांज़ैक्शन में उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो भी बहुत ईज़िली टैकल होती है, बट आपको सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। टैक्सेशन का पूरा इन्फॉर्मेशन यस, लेके एक आगे बढ़ यस। जैसे आपने ऐसे उसमें भी क्या होता है कि अगर एनआरआई की इनकम 50 लाख के ऊपर है, पर ईयर की इनकम 50 लाख के ऊपर है, तो उसका टैक्सेशन अलग है। 50 लाख के नीचे है, तो टैक्सेशन अलग है। अगर इनकम कम है, तो लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर सकता है। लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए इसको टाइम लगता है। तो वो टाइम फ्रेम कितना आपको रखना है, यानी फिर आपके सेलर को ये भी पता होना चाहिए कि मेरी ट्रांज़ैक्शन इतने टाइम में कंप्लीट होगी। अभी अगर उसे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं कि इस लोअर डिडक्शन यानी एलडीसी को आने के लिए ही एटलीस्ट 1 मंथ जाएगा। टैन अप्लाई करना है या नहीं करना है, क्योंकि उसमें टैन नंबर भी लगता है। तो अच्छा। वो सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये टैक्सेशन का पार्ट, या तो आप किसी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप हेल्प ले लो, या तो कोई जो बहुत अच्छे ट्रांज़ैक्शन बहुत समय से अच्छी ट्रांज़ैक्शन एनआरआई के साथ में कर रहे हैं, तो उनको उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है। बट उसको आप कंसल्ट कर लो, वेरीफ़ाई कर लो कि अगर आपकी वो ट्रांज़ैक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो ट्रांज़ैक्शन फाइनली ये हुआ कि वो ट्रांज़ैक्शन कैंसल हो गई। ओह वाह! यानी सेलर ये मानने को तैयार नहीं कि मैं इतना वेट करूँगा, और बायर वो मानने को तैयार नहीं कि भाई बायर बोल रहा है कि यार इतना अमाउंट मैं पहले कैसे दे दूँ? मैं तो खुद 10% सोच के बैठा हूँ, 90% मैं बैंक से ले लूँगा। उसमें भी कैच है, उसमें क्या होता है कि अगर आपकी टाइम फ्रेम आप अगर उसको प्लान कर लोगे, तो उसमें क्या होता है कि जो टीडीएस का अमाउंट होता है, यानी जैसे आप इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करते हैं, तो टीडीएस का अमाउंट फर्स्ट पार्ट में टीडी बैंक क्या करती है, आपको पहले जो आपका सेलर है उसको पहले टीडीएस का अमाउंट ट्रांसफर करती है, अच्छा। और उनसे बोलती है कि आप पहले पूरा टीडीएस भरिए, उसका चालान शो करिए, चालान शो करने के बाद में रिमेनिंग अमाउंट जो फिर वापस से ट्रांसफर होता है। बट ये ट्रांज़ैक्शन इसलिए कैंसल हुई क्योंकि बायर, सेलर और मीडिएटर किसी को नहीं पता था। यानी ना तो जो डील का प्रोसेस जो डील कर रहा था उसे भी नहीं पता था, सेलर को भी नहीं पता था, बायर को भी नहीं पता था, और वो पूरी डील कैंसल हो गई। अगर वही चीज़ सही से प्रॉपर्ली मैनेज्ड होती, सभी को इन्फॉर्मेशन होती, या हो सकता है सभी को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उस मीडिएटर को ही केवल इन्फॉर्मेशन होती कि एनआरआई की ट्रांज़ैक्शन को कैसे हैंडल करना है, तो भी वो डील टूटती नहीं, वो डील बन जाती। बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। बहुत ज़रूरी है। वो टीडीएस का पार्ट पहले क्या होता था कि पहले लोग टीडीएस नहीं पे करते थे, ट्रांज़ैक्शन खत्म हो जाती थी। अभी वो टीडीएस का पार्ट बायर के उसमें डाल दिया गया।
यानी बायर जब तक टीडीएस भर करके चालान बैंक को नहीं देगा, तब तक वो ट्रांज़ैक्शन बैंक आगे का पेमेंट रिलीज़ नहीं करेगी। तो वो प्रोसेस गवर्नमेंट ने ऐसा-ऐसा बनाया है ताकि इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सारी की सारी विदिन टाइमलाइन कंप्लीट हो जाए। बराबर। तो वो फाइनेंशियल पार्ट भी बहुत ज़रूरी है। पहले के ट्रांज़ैक्शन के 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 साल बाद नोटिस आती थी। आज का वो टाइम नहीं है। आज आप ट्रांज़ैक्शन करोगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको नोटिस आ जाएगी कि ये चीज़ आपने गड़बड़ किया। आप ₹10 बचाने के लिए बाद में ₹10,000 भरोगे वहाँ पे। उससे बेटर है कि ₹10 मत बचाओ, किसी को ₹2 आप कंसल्ट कर लो किसी के साथ में और उसकी जो फ़ी हो उसको आप दे दो। आपका उस थोड़े से पैसे में आपकी बहुत बड़ी एक हर्डल बच जाएगी। क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा, फिर बाद में आप किसी भी तरह भी लोग स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, यानी जो भी आपका कोई प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं तो उसका एक सर्कल रेट होता है। उस सर्कल रेट से कम में प्रॉपर्टी सेल नहीं होनी चाहिए, उस सर्कल रेट से ज़्यादा में कर सकते हैं। बहुत सारी ट्रांज़ैक्शन ऐसी होती है कि सपोज़ वो डिस्ट्रेस सेल है, वो डिस्ट्रेस सेल में प्रॉपर्टी सेल हुई और उन्होंने क्या किया, उस प्रॉपर्टी के सर्कल रेट से भी नीचे उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। उसकी भी नोटिस आपको आ सकती है। और अभी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं कभी जब हम लोग पहले रजिस्ट्रेशन के लिए जाते तो वहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए गए और वहाँ पर जब सारी स्टैम्प ड्यूटी पे हो गया, वो जो बीच का मीडिएटर है वो सारा स्टैम्प ड्यूटी पे का चालान-वालान सब लेके आ गया। जैसे वो रजिस्ट्रेशन करने पहुँचा तो वहाँ पर वो कैलकुलेट किया, बोले स्टैम्प ड्यूटी कम है तुम्हारा। लेकिन रेडी रेकनर वैल्यू जो रहती है, वो बेसिस पे कैलकुलेट होके ही पता चलती है ना, यस, फिर वो कैसे? बेसिस पे कैलकुलेट होकर के पता चलेगा ना, लेकिन वो मीडिएटर ने क्या किया कि मीडिएटर ने एग्रीमेंट वैल्यू कम कर दी, उसे यही नहीं पता कि रेडी रेकनर रेट कितना है। और उसी हिसाब से उसने स्टैम्प ड्यूटी पे कर दिया। जब वो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के सामने प्रेज़ेंट होता है तो उसने उस डॉक्यूमेंट का वो जो वहाँ के रजिस्ट्रार है उन्होंने उसको वेरीफ़ाई किया और पता चला इसका सर्कल रेट ये है और इसका स्टैम्प ड्यूटी भी कम है। अच्छा। ऐसी-ऐसी भी गलतियाँ होती हैं। तो आपको जितने भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, टैक्सेशन के एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे प्रॉपर्ली आपको किसी एक्सपर्ट के साथ में एक्सपर्ट के साथ में डिस्कस करना है, फिर उसके बाद उसमें आगे प्रोसीड करना है। ये सारी चीज़ें आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन पहले टैक्स इन चीज़ों लायबिलिटी करना अर्ली इम्पोर्टेंट। लास्ट तो बायर पे आ जाती है। यस, लास्ट में उसका बायर पे ट्रांज़ैक्शन खत्म हो जाएगी, सेलर अपना पैसा लेगा, सेलर का चैप्टर क्लोज़ हो जाता है, क्लोज़ हो गया। गलती आपकी है, सेलर की गलती नहीं है, सेलर को आप जो इंटीमेट करोगे, जो इन्फॉर्मेशन दोगे, उसके हिसाब से आगे प्रोसीड करेगा। हाँ। आपका पैसा लगने जा रहा है, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। या तो आप खुद इतने इन्फॉर्मेश आपके पास में इतनी इन्फॉर्मेशन हो कि आप सारी चीज़ें जानते हो, या तो आप किसी एक्सपर्ट के साथ में रहें। इसको कंसल्ट करके कीजिए, यस, वो हर बहुत चीज़ में होशियार होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो किसी के साथ ना आप एक्सपर्ट के साथ में या फिर आपके फैमिली में किसी ने कोई ऐसे ट्रांज़ैक्शंस किए हो उनके साथ में कंसल्ट कर लें। इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये नहीं कि किसके साथ में करना है, इम्पोर्टेंट ये कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो, आपका पाथवे पूरा करेक्ट हो ताकि आपको कल को कोई लीगल हर्डल्स नहीं आने चाहिए। बराबर, राइट। तो वो ट्रांज़ैक्शन आपकी परफेक्टली कंप्लीट हो। एक ट्रांज़ैक्शन जब आप करते हो उसमें मेंटल पीस ज़रूरी है। एक ट्रांज़ैक्शन को करने के बाद में वो मेंटल पीस रहे और अननेसेसरी हर्डल्स ना, उसी बात के लिए हमने पॉडकास्ट बनाया हुआ है। हमने बहुत सारे जो एक्सपीरियंसेस किए हैं, उन सारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हमने ये सारा जो भी डिस्कशन यहाँ पर चल रहा है, उसके लिए मैं आपको उसमें स्टोरीज़ ऐड कर रहा हूँ ताकि बता रहा हूँ। आपको नहीं पता है, आप किसी के साथ में बैठ करके, किसी एक्सपर्ट के साथ में बैठ करके, किसी फैमिली मेंबर के साथ में बैठ करके, किसी फ्रेंड के साथ में बैठ करके उसको डिस्कस करें, देन ओनली यू प्रोसीड विद दैट ट्रांज़ैक्शन। स्टेप बाय स्टेप अगर आप जाएँगे तो आपको एक भी किसी भी ट्रांज़ैक्शन में एक भी पॉइंट का कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारे जो ऑडियंस है, जी। हम ये बता आज मुझे भी काफ़ी क्लैरिफ़िकेशंस मिले, मेरे ऑडियंस को भी काफ़ी क्लैरिफ़िकेशन मिले, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा जो संदीप जी ने इतनी सारी डिटेल में आप बताई है। इससे काम करने की मज़ा आती है, कोई भी मिथ्स रहते हैं वो मन से निकल जाते हैं कि नहीं प्रॉपर्टी लेना ये है, वो है, लेकिन जो हिसाब से बता रहे हैं, इट्स वेरी, वेरी हेल्पफुल और इस टाइप की कंसल्टिंग मिलती है तो आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इस चीज़ को अभी जो हमारा 10 पॉइंट है, उसमें हम लोग इन सारी जो भी हमारा डिस्कशन हुआ है, इसको हम समराइज़ करके, इसको मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा, जो कि आपको प्रॉपर्टी के पहले उसको वेरीफ़ाई कर लेना है। जो भी उन्होंने रिसेंटली टैक्स वगैरह पे किया हुआ है, मेंटेनेंस का पे किया हो या जो भी उसके रिसेंटली जितने भी यूटिलिटीज़ के हों, वो सारे वेरीफ़ाई कर लें। उनका शेयर सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, उसका प्रॉपर्टी का कन्वेंस डीड होना चाहिए और प्रॉपर्टी जो पुरानी ट्रांज़ैक्शन है, उसके सारे चेन ऑफ डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। यानी आपको चेन ऑफ डॉक्यूमेंट से बहुत लंबा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बिल्डिंग का कन्वेंस डीड हुआ है, तो कन्वेंस डीड हुआ है, तो मतलब उसके सारे के सारे टाइटल क्लियर हैं। ओसी होना चाहिए और जितने भी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स का एक बंच सोसाइटी से लेकर के आप या तो उसे
खुद वेरीफाई कर लें, या किसी फैमिली मेंबर के साथ में, या किसी फ्रेंड के साथ में, या किसी मीडिएटर के साथ में जो आपके कॉन्फिडेंस हो, उनके साथ में डिस्कस करने के बाद में उस ट्रांजेक्शन के आगे बढ़ें। और एक चीज़ तो आजकल प्रॉपर्टी टैक्स डायरेक्ट फ्लैट्स ओनर्स को भी भरना पड़ता है। तो जी, कभी-कभी क्या होता है, जो बायर रहते हैं उसको पता नहीं रहता है और सेलर सब ट्रांज़ैक्शन करते हैं। बाद में प्रॉपर्टी टैक्स जो नोटिस आती है या जो जी, रीपेमेंट की जी, आती है बिल, जी। वो कभी बायर नहीं भरने को होता है। अभी मैं आपको इसी बात पे मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। अभी हमने रिसेंटली एक फ्लैट एग्रीमेंट उसका हमने किया हुआ था, लेकिन वो फ्लैट उन्होंने डायरेक्ट लिया हुआ था, तो उन्हें भी एक ऐसे कंसल्टेंट की ज़रूरत थी जो कि जिसे पूरे इस प्रोसेस का नॉलेज हो और उनकी चीज़ें ईज़िली हैंडल हो जाएँ। तो वो ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट होने के बाद में उनका सारा ट्रांज़ैक्शन वगैरह सब हमने कंप्लीट किया, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किया, सारी चीज़ें हो गई और उसके बाद में यूटिलिटीज़ के जो भी चीज़ें थी, हमने उनसे कन्फर्म किया कि सर आपका सारा पेड है, कुछ पेंडिंग तो नहीं? उन्होंने बोला नहीं सब पेड है, हमने सब वेरीफ़ाई कर लिया उसमें। और 1 महीने के बाद में पता चलता है कि जो एमएसईबी का जो डिपॉज़िट का अमाउंट रहता है, जो अभी बीच में एमएसईबी ने एडिशनल डिपॉज़िट का अमाउंट लिया, वो उन्होंने नहीं लिया है। वो उन्होंने पुराने वाले सेलर ने नहीं पे किया है। फिर और फिर जैसे उन्होंने अपने सेलर को बोला कि भई ये जो हमारा डिपॉज़िट का अमाउंट एडिशनल आया हुआ था, ये पे नहीं है, तो सेलर ने कंप्लीटली डिनाई कर दिया। हमने आपको बोला था कि अगर आज के टाइम तक कुछ भी पेंडिंग है, वो हमने भर दिया, मेंटेनेंस भर दी, अब इसके बाद में जो आएगा वो आपका है। तो एडिशनल जो उनका 8-10 हज़ार रुपए का डिपॉज़िट था वो उनको भरना पड़ा। ये तो चलो छोटा अमाउंट है। जब कुछ ऐसी हम बड़ी मिस्टेक कर देते हैं तो उसमें बड़ा-बड़ा अमाउंट भी होता है। वो टैक्सेशन हो या मेंटेनेंस में हो या कुछ हो, हालाँकि आजकल सोसाइटी ने बहुत अच्छा रूल्स कर दिया है कि जब तक उनके सारे ड्यूज़ क्लियर नहीं होंगे तब तक वो एनओसी नहीं देंगे। नहीं, नहीं, बराबर है। तो बट फिर भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम एक अगर फ्रेमवर्क के साथ में काम करेंगे तो हमें कभी भी कोई तकलीफ नहीं आती है और या ट्रांज़ैक्शन बड़े स्मूथली हो जाती है। आपकी कोई भी ट्रांज़ैक्शन बड़े स्मूथली अगर बड़े अच्छे से होती है, उस प्रॉपर्टी को लेने में भी खुशी होती है और देने में भी खुशी होती है। तो राइट। वैसे एक विन-विन सिचुएशन में एक डील होनी चाहिए। थैंक यू संदीप जी। आज के पॉडकास्ट में आपने बहुत-बहुत इन्फॉर्मेशन दी। हमारे ऑडियंस को भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली और कभी भी मुझे भी प्रॉपर्टी लेनी है, तो मैं इस डिटेल में जाऊँगा। जब तक मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं होगा, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगा और आगे इन्फॉर्मेशन के लिए आप बिलो कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी दे सकते हो। आज के पॉडकास्ट में कंक्लूड करने के पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कोई भी रीसेल प्रॉपर्टी में प्राइस तो नेगोशिएट हो सकती है, बट नॉट रिस्क। अगर एक भी गलत डॉक्यूमेंट है, तो आपकी रातों की नींद खराब कर सकता है। थैंक यू संदीप जी फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। बहुत अच्छा टाइम दिया आपने, हमने बहुत अच्छे से डिटेल में इसमें इन्फॉर्मेशन को शेयर किया। थैंक यू सो मच।